अनुराग जी, जय जय परशुराम। डॉक्टर राम सारस्वत जी, नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार, जय परशुराम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बंधुओं, हम थोड़ी देर में चर्चा शुरू करेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि तमाम हमारे मित्र जो हैं वो इसमें जुड़ जाएं इस चर्चा में, और आज की चर्चा खूब सारगर्भित रहेगी, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। गोपाल राम जी, जय परशुराम। हाँ, रामनिवास जी, जय श्री राम। दौलत जी, जय श्री राम। तो तब तक मैं चाहूंगा कि आने वाली 30 सेकेंड या 1 मिनट तक आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज की ये चर्चा जो है वो जहां तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वहां तक पहुंचे। क्योंकि निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज के अंदर पिछले 3-4 दिन से जिस प्रकार का रोष, ना केवल ब्राह्मण समाज बल्कि हिंदू समाज की भावनाओं को भी खंडित करने का प्रयास चंद शांति दूतों द्वारा किया गया, उसके बाद में पिछले 3-4 दिन से जिस प्रकार की गतिविधि पूरे भारत में हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम चर्चा शुरू करेंगे। तब तक मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मित्रों को इसमें जोड़ लें। जी, मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चर्चा को रीट्वीट और शेयर करें। ये एक अच्छा और काफी कार्यरत प्लेटफॉर्म है जिस पर हम हमारी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से तमाम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन तक हमें इस बात को पहुंचाना है, और हम चाहते हैं कि वहां तक हमारी बात पहुंचे। तो हम चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं आने वाली 10-5 सेकंड के अंदर। तब तक मैं तमाम मित्रों से निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को आप ज्यादा से ज्यादा साझा करें, शेयर करें, और उसके बाद में हम हमारी बात को शुरू करेंगे। चलिए, अभी ज्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि ये समय इस प्रकार का है कि हम कम शब्दों में, कम समय में ज्यादा से रखना चाहिए। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन उस विषय को कम शब्दों में सेट करके हम किस प्रकार से हमारी भावनाओं के साथ इसको व्यक्त कर सकते हैं, उस हमारी बात को शुरू करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको पता होगा जी, डॉक्टर राम जी हैं और बाकी के भी जो टीम सदस्य हैं, मैं चाहूंगा कि आप चर्चा के दौरान में सबको मार्गदर्शन करते रहें, ताकि कुछ नए यूजर हैं जिनको पता नहीं है कि किस प्रकार से इस चर्चा को शेयर करना है, साझा करना है, तो उनको पता रहे। ठीक है, हम हमारी बात को शुरू करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले हम आते हैं कि जो भी देश के अंदर वर्तमान पिछले 1-1.5 महीने से कोरोना वायरस को लेकर, जो भी वैश्विक महामारी को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी द्वारा घरों में रहने की अपील की जा रही है, सबसे पहले मैं चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक सरकार अपना अगला आदेश ना दे, तब तक सरकार के तमाम आदेशों का हमें पालन करना, हमें घर पे रहना है। हमारी भावनाओं को पूर्णतया नियंत्रण में रखते हुए वर्तमान सरकार के तमाम उन आदेशों का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी से निपटना है, तथा इस वीडियो के माध्यम से ही तमाम वो लोग जो हमें घर पर रखकर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए सड़कों पर निकले हुए ऐसे तमाम कोरोना वॉरियर्स को मैं सलाम करता हूं, और सबको सादर निवेदन और प्रणाम करता हूं कि आपके हौसले और जज्बे को वास्तव में एक मिसाल के रूप में याद किया जाएगा कि जब पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी के सामने लड़ रहा था, तब आपने अपना बड़ा कलेजा करते हुए हिम्मत और हौसले के साथ पूरे तमाम भारतवासियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डालकर आप सड़कों पर निकले, और हमारी तमाम व्यवस्थाएं जो हमें दैनिक जरूरियात से लेकर तमाम वो चीजें हमें जरूरत रहती है, उन सारी चीजों की व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से आपने संभाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बंधु, हम आते हैं कि इस कोरोना वायरस की जो लॉकडाउन की पद्धति है, उस प्रणाली में ही पिछले 4-5 दिन महाराष्ट्र से पालघर में एक घटना हुई थी, जिस घटना में 2 साधु जो हैं वो महाराष्ट्र से सूरत की ओर जा रहे थे। उनके गुरुदेव जो हैं वो अंतिम सांस ले चुके थे, तो उनके अंतिम दर्शन के लिए जब 2 महाराष्ट्र से निकले, तो के अंदर कुछ
शांति दूतों और कुछ लोगों द्वारा उनकी एक निर्मम हत्या कर दी गई। और बड़ी मजे की बात है कि इस पूरी हत्या के ऊपर मीडिया, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, फिर तमाम वो लोग जो इस देश में अशांति फैलाने के लिए नए नए मुद्दे पकड़ते हैं, और तमाम वो पत्रकार बहनें और बॉलीवुड की जो अदाकारा हैं जो छोटी छोटी बातों पे अपनी चूड़ियां तोड़ती नजर आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा जिसने पालघर के घटना के ऊपर मामूली सी भी टिप्पणी की हो। क्यों? क्योंकि उसमें मरने वाले साधु थे, हिंदू थे, हिंदू धर्म के प्रणेता थे, उसके संदेशवाहक थे। इसलिए किसी के मुंह से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं निकला। और उसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि इस घटना के मुख्य सूत्रधार जो थे वो शांति दूत थे। अब जब ये घटना घटित हो चुकी, पूरे भारत में हिंदू समाज के अंदर एक रोष था, और किसी भी मीडिया, पत्रकार ने किसी भी प्रकार की रिस्क उठाना उचित नहीं समझा। उस समय पर एक हिंदू हृदय सम्राट जिसे कह सकते हैं, देखिए 135 करोड़ जनता के बीच में सार्वजनिक रूप से बात रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उस धर्म का शेर होगा। और हिंदू धर्म का शेर अर्णब गोस्वामी ने खुलकर अपने चैनल के ऊपर जिस तरह से बात को रखा, और बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने क्लियर कहा कि जो लोग छोटे छोटे विषयों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री को घेरते नजर आते हैं, छोटे छोटे विषयों पर पूरे देश को जलाने की बात करते हैं, छोटे छोटे विषयों पर भारत बंद करने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो विधवा विलाप करते हैं, ऐसे लोग अब कहां गए? क्यों घरों के अंदर दुम दबाकर बैठ गए हैं? क्यों किसी प्रकार की कोई भी बात करने से उनको तकलीफ हो रही है? अवार्ड वापसी गैंग को ले लीजिए, या बॉलीवुड के जो पोस्टर ले लेके जो चलन चलाया था, ऐसे लोग जो हैं वो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक कड़वी सच्चाई के साथ जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को घेरा, और निश्चित रूप से कांग्रेस को घेरना जायज था, क्योंकि घटनाक्रम के 3 दिन के बाद भी कांग्रेस की किसी भी प्रवक्ता या किसी भी ऑथराइज्ड व्यक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार का शोक प्रकट नहीं किया गया। तो है वो हिंदू से जुड़ा हुआ था। अगर यहां पर कोई शांति दूत होता या कोई खैराती होता तो प्रियंका वाड्रा सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घरों पर जाती, सारे अरविंद केजरीवाल भी सिलाई मशीन लेकर उनके घर पे पहुंच जाता। तो ये राजनीतिक जो दल जो हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं मेरी बात रख रहा हूं कि ये राजनीतिक दलों के जो लोग हैं किस तरह से सारे बंधनों को तोड़कर उनके घरों तक चले जाते हैं, और उनको श्रद्धांजलि नहीं, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से उनको सहयोग राशि देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और जो मुंबई से बॉलीवुड में जो निम्न स्तर की जो हीरोइनें हैं, वो तख्तियां ले लेकर अपनी तख्ती गैंग के माध्यम से इस देश में ही नहीं विदेशों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करती है। लंदन और ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग विदेशों के भारतीय दूतावास के बाहर भी ना जाने कितने शांति दूत और कितने प्रकार के लोग जो हैं वो विरोध करते नजर आते हैं। और तो और ऐसे चंद खैराती जो जगह जगह पर नो CAA, नो NRC, इस तरह के मास्क बांटने वाले खैराती भी कहीं भी किसी भी प्रकार का विरोध करते नजर नहीं आए। सबने उस हत्या को धर्म से जोड़ा। धिक्कार है ऐसे तमाम राजनीतिक दलों पर, धिक्कार है ऐसे सामाजिक लोगों पर जिन्होंने उस हत्या को धर्म से जोड़ा, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो वो हत्या मानवता की हत्या थी, इंसानियत की हत्या थी। वो 2 साधु नहीं मरे थे, इंसानियत मरी थी, मानवता मरी थी। किसी राजनीतिक व्यक्तित्व या किसी राजनीतिक दल का वहां नुकसान नहीं हुआ, इंसानियत का नुकसान हुआ। ऊपर से ईश्वर, रब, अल्लाह, आपके जो भी जिस भी धर्म में आप भरोसा रखते हो, उस जिसके आप अनुयायी हो, उसने ऊपर से देखकर इस बात को लेकर मन में क्रोध किया होगा कि आज देखिए किस प्रकार से एक इंसान दूसरे इंसान को मारने पर तुला हुआ है, और उनको मारकर वो खुश हो रहा है कि मैंने मेरी राजनीतिक दल के आगे मैंने नंबर बना लिए, या मैंने कुछ हासिल कर लिया, जबकि ये सत्य नहीं है। मानवता की हत्या हुई। और उसके ऊपर अर्णब गोस्वामी ने जिस प्रकार से बात को मुखरता से रखी, अब मेन कहानी यहां पर शुरू होती है। आज की चर्चा रखने के पीछे का जो कारण था वो अब शुरू होता है कि यहां तक का चैप्टर सबको पता है। अब अर्णब गोस्वामी के बोलने के बाद बंधुओं, एक 45-50 साल का मंदबुद्धि व्यक्ति है,
हाँ, मैं उदित राज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वीडियो के माध्यम से खुलकर कह रहा हूं, पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को उस खिराती उदित राज तक। एक 51 साल का काला कलूटा, जिसने पिछले 50 सालों से खुद का संवैधानिक अधिकार बताकर, बाबा साहब अंबेडकर को अपना बाप बताकर, संविधान का हक बताकर, उस हरामजादे उदित राज ने खिरात के नाम पर आरक्षण खाया। और 2014 में उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और दिल्ली पूर्व से सांसद बना। 5 साल तक जातिगत बीज बोने के बाद जब भी उसको माइक मिला मुंह के आगे, तब उसने के खिलाफ जहर उगला। कौन सी जाति? केवल और केवल ब्राह्मण जाति के खिलाफ। उस बेशरम को यह भी नहीं पता कि जिस संविधान की सौगंध खाकर इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद में वो पहुंचा, वहां जाने के बाद भी उस मलिन बुद्धि के व्यक्ति की बुद्धि क्लियर नहीं। भ्रष्ट बुद्धि का व्यक्ति जिसने जन्म से लेकर अब तक केवल और केवल जातिगत आरक्षण के नाम पर भीख खाई हो, जातिगत आरक्षण का फायदा दिखाकर, जाति प्रमाण पत्र दिखाकर जिसने नौकरी हासिल की हो, ऐसा व्यक्ति 2014 से लेकर लगातार 2019 तक ब्राह्मण समाज पर आए गए दिन केवल और केवल अपनी गंदी जुबान से अनावश्यक टिप्पणी करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह व्यक्तित्व है उदित राज का। और उसके बाद में 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, मैं उस दिन वो वृतांत देख रहा था जिस दिन टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, किस प्रकार से अपने उन मीडिया कर्मियों को उसने घर पे बुलाया। कभी अंदर जाता है रूम के, कभी बाहर आता है और थोड़ी थोड़ी देर से भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दे रहा है, 5 बजे तक मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और करते करते भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी और उसने अपनी औकात दिखाते हुए कांग्रेस ज्वाइन की। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किसी पार्टी में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जाना चाहिए, मैं उसको गलत नहीं बताता, लेकिन वो हीन भावना से ग्रसित होकर उसने कांग्रेस ज्वाइन की। और कांग्रेस ज्वाइन करके उसको लगा कि क्या पता मैं जातिवाद का कुछ बहुत बड़ा जहर बो दूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी जी ने गले में दुपट्टा पहनाकर उस खिराती को कांग्रेस के अंदर लिया। जिस दिन वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा था, मैं समझ गया था कि अब कांग्रेस के उल्टे दिन शुरू हो गए, क्योंकि ऐसे लोग जो के सामने देख नहीं पाते, ऐसे नजरें डाल के देख नहीं पाते, मुंह से उनके जुबान नहीं निकलती है, मुंह से किसी भी प्रकार की भाषा नहीं निकलती है, शब्दों का जिनको पता नहीं, क्योंकि व्याकरण पढ़ाई नहीं ना, पढ़ाई पे उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। खिरात के पक्षधर लोग हैं, ये क्या जाने क्या होता है, शिक्षा क्या होती है। इन्होंने आज तक कोई शिक्षा देखी ही नहीं। इन्होंने केवल और केवल जातिगत आरक्षण की भीख खाकर इस देश को खंडित करने का प्रयास किया है। वो खिराती उदित राज कल दोपहर 3 बजे, उसकी एक संस्था है ऑल इंडिया परिसंघ, जो केवल SC/ST समुदाय के लिए कार्य करती है, उस संस्था का हवाला देते हुए उस संस्था के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करता है और कहता है कि ब्राह्मण से ज्यादा कोई नीच नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको बता रहा हूं, 2014 से लेकर अब तक उसने ब्राह्मण समाज पे भयंकर टिप्पणियां की, हर बार उसको जवाब दिया गया, लेकिन कल तो हद ही हो गई। कल उसने अपनी कूख को लजाया है। जिस पेट से उसने जन्म लिया, उस मां का सर उसने झुका दिया ये बात कहकर। उसने कहा कि ब्राह्मण से कोई नीच नहीं हो सकता। अरे हरामखोर, जातिगत आरक्षण के ऊपर पलने वाले कीड़े, तेरा जन्म किसने रखा उदित राज? उस समय तुझे पता नहीं चला कि ब्राह्मण नीच है, तो उसको घर में क्यों बुलाया? नामकरण करने के लिए। तेरा अंतिम संस्कार भी ब्राह्मण ही करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। तुझे ये जहर उगलने का प्रयास कर रहे हैं ना, अब तेरी सच्चाई लोगों तक आ गई है, और रही खई सच्चाई हम बाहर लाकर रहेंगे। मैं पिछले 3-4 साल से तुम्हें देख रहा हूं, जैसी शकल वैसी ही काली कलूटी अक्ल, बोलने का लहजा नहीं, कैमरे से नजर नहीं मिला सकता। अरे कैमरा तो छोड़, मेरे जैसे ब्राह्मण से भी नजर नहीं मिला सकता तू। ब्राह्मणों के बारे में अनर्गल बोलता है ना,
ब्राह्मणों के बारे में अनाप शनाप बोलता है। अगर औकात है तो मेरे सामने नजर मिला के देख। परशुराम के वंशज हैं, कोई तुम्हारी तरह ठंडा खून लेकर भीख के ऊपर पलकर खुद को हष्टपुष्ट नहीं बनाया है, स्वाभिमान से जिए हैं। आज भी इस देश की व्यवस्था के साथ, महंगाई और मंदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तुम्हारी तरह एक एक रुपए, दो दो रुपए किलो की भीख के लिए रोज आवेदन नहीं करते हैं सरकारों को कि हमें गेहूं की व्यवस्था करवाइए, हम भूखे मरने जा रहे हैं, हम भूखे मरेंगे कोरोना की वजह से। इस प्रकार की वाहियात सोच से ग्रसित है ये उदित राज। आज ऐसे उदित राज को इलाज की जरूरत है। अगर इस व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज से माफी नहीं मांगी तो तमाम ब्राह्मण समाज की संस्थाओं से मैं अपील करता हूं कि इस लॉकडाउन के खुलने के बाद में सारे लोग दिल्ली कूच करिए और उस कलूटे को, अक्ल के अंधे व्यक्ति उदित राज को उठाकर वहां किसी पागल खाने में भर्ती करवाइए, क्योंकि ये मानसिक रूप से ग्रसित हो गया है, पागल हो गया है ये व्यक्ति, जो पिछले 50 साल से जातिगत आरक्षण के नाम पर भीख खा रहा है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाता हूं। गौर करिएगा इस पे। ये वीडियो दिखाने के पीछे का केवल एक ही लॉजिक है कि इसकी शक्ल पे गौर करिएगा, इसके चेहरे पे गौर करिएगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। पूरा मामला है जिस तरह से उनको जेल जाना पड़ा और करप्शन के उन्होंने चार्जेस लगाए थे। मेरे साथ देश के बड़े इंटेलेक्चुअल सांसद भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। अच्छा, और खासकर जो बहुजन समाज है वो उन पर भरोसा करता है। ये बड़े इंटेलेक्चुअल है इनकी नजरों में। तरीके से देखते हैं। मैं वापस आपको सुनाता हूँ इसने परिचय कैसे दिया। उनसे जानेंगे को केस दिया जा रहा है, इस पर विवाद हुआ। उसके बाद जस्टिस कर्णन का जो पूरा मामला है जिस तरह से उनको जेल जाना पड़ा और करप्शन के उन्होंने चार्जेस लगाए थे। मेरे साथ देश के बड़े इंटेलेक्चुअल सांसद भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और खासकर जो बहुजन समाज, ये बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी भी है। देखो इसकी शक्ल देखो और तथ्यों के साथ देखते हैं। तो सांसद उदित राज हैं, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जो जुडिशियरी पर सवाल उठने शुरू हुए हैं वो उसको कैसे देख रहे हैं। सर, जिस तरह से 4 जज आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चीफ जस्टिस की तरफ इशारा करते हैं, क्या लगता है कि अब जो आप लोग लगातार जुडिशियरी में भागीदारी का सवाल उठा रहे थे, अब वो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं एक तरह का रवैया अपनाया जाता है कोर्ट में? मैंने मांग किया है कि 93 से जब से कॉलेजियम सिस्टम आया है अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। और अगर श्वेत पत्र जारी हुआ तो निकल कर के यह बात आएगी कि जो कॉलेजियम सिस्टम है भाई भतीजावाद और अपने चहेते लोगों को ज्यादा से ज्यादा नियुक्त किया गया है और यह गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान कार्यपालिका। मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि मैं इसके शब्द पे जाता हूं। जैसे नहीं, मैं इसकी धीरज जी इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तो इस खेराती पे आपको गुस्सा कैसे आएगा, इसलिए इसकी शक्ल दिखाना बहुत जरूरी है मुझे। ठीक है, सबसे पहले उस पत्रकार ने इसका जवाब, इसका परिचय कैसे दिया, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े बुद्धिजीवी। शक्ल देखो इसकी, शक्ल देखी इसकी बुद्धिजीवी की। रामखोर 50 साल से जातिगत आरक्षण की भीख पर पलने वाला व्यक्ति ब्राह्मण समाज के साथ टक्कर ले रहा है, ब्राह्मण समाज के बारे में टिप्पणी कर रहा है, इसकी औकात है ब्राह्मण समाज के बारे में बोलने की। उसके बाद में ये कह रहा है कि ये जो जजेस वगैरह जो नियुक्ति होती है ये असंवैधानिक है। ये भूल रहा है कि खुद असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये खुद व्यक्ति। आगे देखिए इसके विचार। की भूमिका है जजेस की नियुक्ति में। दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ जज को बनाता हो, लेकिन भारत में है। कैमरे के सामने शक्ल नहीं मिला पा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जजेस लागू नहीं होने दे रहे हैं। 2016 में मोदी जी की सरकार ने संविधान में परिवर्तन किया, संशोधन किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, लेकिन इसको ये भी नहीं पता है कि कैमरा कहाँ है, बोलना कहाँ है, किस प्रोटोकॉल से बात करनी है। ताकि ये अधिकार इनके पास में बना रहे, जिसको चाहे उसको ये बनाए। तो ये 4 जजेस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है देश के लिए। उनकी
तो दलित नेता मजबूत होगा कहाँ से? जब चुनाव आएगा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जो कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता है उस समय कोई नहीं दिखाएंगे। किसी को कांग्रेस दिखाई पड़ेगा, किसी को आम आदमी दिखाई पड़ेगा, किसी बीजेपी दिखाई पड़ेगी। उसके बाद जब सरकार बन गए, केवल आपको जो इसका जो वीडियो दिखाने के पीछे का रीजन क्या था कि मैं तो इसको देख रहा हूं काफी समय से, मैं तो इसकी शक्ल देखता हूं तो मुझे इस पे दया भी आती है और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता भी है कि ये कहीं सामने दिख गया तो कभी तमाचा भी खा जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बोलना नहीं आता है, कैमरे के सामने बोल नहीं पाता, इसकी हैसियत नहीं है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण समाज के बारे में टिप्पणी कर रहा है। अरे मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बीजेपी ने इसको लात मार के कांग्रेस में भेजा, कांग्रेस ने इसको लिया, कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को पाल रखा है। और इनको खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने एक चीज देखी है, खास तौर पर ब्राह्मण समाज के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। इसका ताजा उदाहरण 3-4 महीने पहले भी आपने देखा होगा और इसको भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल बिल्कुल धीरज जी कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता है और कल्पना करिए कि ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो वो किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक 2 टके का खैराती जो कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता और झोला छाप फर्जी डॉक्टर बने घूम रहा है, ये ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। इसको ये बात पहुंचानी है इस तक कि तेरी औकात नहीं है ब्राह्मण समाज के बारे में बोलने की। इन ब्राह्मण समाज के पूरे वृद्ध समाज के बारे में बोलने की बजाय तो किसी एक, तेरी अगर हैसियत है तो किसी एक मेरे जैसे एकदम छोटे से निचले कार्यकर्ता के सामने भी तो नजर मिलाकर सामने बैठ जा बहस के लिए। केवल भीख मांगने की प्रणाली के अलावा, जातिगत आरक्षण के नाम पर संविधान का हवाला लेकर भीख मांगने के अलावा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा में 0 हो, 0 माइनस मार्किंग हो शिक्षा के अंदर, क्यों मुझसे कहलवा रहे हो? और मेरे इस वीडियो के बाद में जहां करनी हो कर देना FIR, डरने वाला नहीं हो, लेकिन जहां भी दिखेगा वहां जूते खाएगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की है तूने। मरे हुए थोड़ी हैं हम तुम्हारी तरह, स्वाभिमान से जीते हैं, भीख का नहीं खाते हैं तुम्हारी तरह। जब देखो कोई तकलीफ आई, भीख का रोना शुरू कर दो, लाओ जी लाओ, फंड लाओ, हमें ये फंड दो, वो फंड दो। अरे अभी तो तुम्हारे पर्दे उघाड़ने शुरू किए हमने, रुक जाओ, अभी थोड़े टाइम और रुको, इस जातिगत आरक्षण को भी उखाड़ कर फेंकेंगे। तुम लोगों ने आजादी से लेकर अब तक जिस प्रकार से अपने ही दलित भाइयों का शोषण किया है, उस शोषण को अब एक्सपोज करने का समय आ गया है। जिस जाति की राजनीति तुम लोगों ने पिछले 70 वर्षों में की है, उन जाति तक अब हम पहुंच रहे हैं और वहां पर जो वंचित हमारे दलित भाई हैं उनको हम आगे लेकर आ रहे हैं, और जो वंचित रह चुके हैं उनको अधिकार दिला रहे हैं, और तुम्हारे जैसे 2 टके के खैरातियों की लात मार के उसको बाहर की तरफ रवाना कर रहे हैं। और मुंह काला करने का तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारा पहले से ही है उदित राज। तो अब समय आ गया है तुम्हारी राजनीति खत्म होने का, और दलित भाइयों के नाम पर जो तुमने राजनीति की है उसको भी अब दूर करने का समय आ गया है। तमाम दलित भाइयों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये काले कलूटे तुम्हारे नाम पर राजनीति करते हैं, तुम्हारे नाम पर फंड खाते हैं, तुम्हारे नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। विकास के नाम पर तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं बंधुओं, कुछ ऐसे आंखों पर पट्टी बांधकर उदित राज के अनुयायी बने घूम रहे हैं, वो इस वीडियो को हो सकता है कि दलित विरोधी या आरक्षण विरोधी कहकर प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं दलित विरोधी नहीं, मैं ऐसे काले कलूटे कौवे का विरोधी हूं, जो जातिगत आरक्षण के नाम पर हमारे दलित भाइयों के हक और अधिकार को खा रहे हैं और ब्राह्मणों को आंख दिखा रहे हैं। जातिगत वैमनस्यता फैलाकर, ये ईस्टर्न कंट्रीज से फंड लेकर, पूर्वोत्तर देशों से फंड लेकर देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को बिल्कुल हमारे बीच में रखने नहीं देंगे। कॉलर पकड़ के उठाकर बाहर करिए ऐसे लोगों को। मैं तमाम दलित भाई जो इनके अनुयायी बने घूम रहे हैं उनको भी मैं कह देना चाहता हूं, आंखें खोलो बंधुओं। उदित राज की तो आंखें खुलती नहीं है, तुम्हारी तो खुलती होगी। आंखें खोलो और पता करो कि इस कलुए ने तुम्हारे नाम पर राजनीति करके अब तक कितना घर भर लिया होगा। हटाओ इसको, खुद आगे आओ, अपने और अपने परिवार और अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ो।
जब तक इस प्रकार से आगे नहीं आओगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता, हिंदू धर्म का भला नहीं हो सकता। यही वो लोग हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवताओं के नाम पर लड़वाते हैं और खुद घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे तमाम जातिगत आरक्षण के पक्षधर, दो मुंहे दो टके के, दो कोड़ी के लोगों को पहचाने और जूता मारे। कल शाम को 9 बजे मैंने इसके खिलाफ दिल्ली की साइबर क्राइम ब्रांच के अंदर FIR लॉन्च कराई है और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देता हूं कि 9:33 पर कल रात को मैंने आपको इन्फॉर्म किया और अभी तक तो 9:33 हुआ ही नहीं और पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस ट्वीट को तमाम लोगों तक पहुंचाया है। इस तरह का रेस्पॉन्स, इस तरह की सामाजिक एकता देखकर मन प्रफुल्लित हुआ, हर्षित हुआ और बिना योजना के आज किसी भी प्रकार से लाइव आने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन सबके रेस्पॉन्स ने इस प्रकार से खुश कर दिया कि मुझे लगा कि अब हमें हमारे लोगों के बीच आकर बात रखनी चाहिए और एकता का आह्वान करना चाहिए। बंधुओं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे में आपने एकता दिखाई है, उस प्रकार से अगर आत्मविश्वास की और एकता की ताकत अगर हमने दिखाई तो ऐसे काले कलूटे जातिगत आरक्षण के पक्षधर, दो कोड़ी के खैराती की कभी औकात नहीं होगी कि ब्राह्मण समाज या हिंदू समाज के ऊपर किसी भी प्रकार से टिप्पणी करे। इसको जवाब मिल चुका है, इसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन ट्वीट डिलीट करने से नहीं चलेगा। ब्राह्मण समाज के ऊपर आए दिन ये टिप्पणी करता है, ऐसा इसके अंदर करके छोड़ना है कि ब्राह्मण शब्द से इसको भभकी आनी शुरू हो जाए, रात की नींद उड़ जानी चाहिए इसकी। इस तरह का भगवान परशुराम का प्रकोप जो है वो इसको दिखाना है। इसको पता चलना चाहिए कि भगवान परशुराम जो है उसके वंशज किस प्रकार से, किस तेज के साथ, किस स्वाभिमान के साथ इस देश के अंदर रह रहे हैं और इस देश के विकास और इस देश के स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए बंधुओं, ऐसे लोगों को पहचाने और इनको बाहर का रास्ता दिखाना शुरू करें, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। कल शाम के बाद में परशुराम जयंती, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती कल शाम से शुरू हो जाएगी। जैसा जगह जगह हम अपील और निवेदन सुन रहे हैं, वैसा मैं भी आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कल शाम को 8 बजे अपने घर के आगे 5, 11, 21 दिए जलाएं और ऐसे खिरातियों को भी इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि भगवान परशुराम यानी क्या और ये जिस प्रकार से आडंबर करते हैं उसका क्या। तो इस प्रकार से आपका सहयोग बना रहेगा, ऐसी मैं पूर्णतया आशा करता हूं। और आपने जिस भरोसे और विश्वास के साथ कल शाम को 9:30 बजे से लेकर अब तक जिस प्रकार का रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आपने सच में बिल्कुल अनुराग जी, ट्वीट हटाने से कुछ नहीं होगा और ये हमारी दौड़ भी कम नहीं होने वाली है, इसीलिए लाइव आना पड़ा कि ऐसे व्यक्ति को हमने अभी तक केवल एहसास कराया है, लेकिन अब इसे इस बात को लेकर इसको घबराहट पैदा करनी पड़ेगी कि आगे से भविष्य में कभी भी इस प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर अनर्गल टिप्पणी ना करे, क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इस तरह की टिप्पणी करता जा रहा था। लेकिन इसको बताने की जरूरत है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर को मानकर, जिस बाबा साहब के अम्बेडकर के नाम की तुम राजनीति कर रहे हो, उसको स्कॉलरशिप देने वाले भी ब्राह्मण थे, उसको सरनेम देने वाले भी ब्राह्मण थे। वो एक ब्राह्मण पुत्री से शादी की थी उन्होंने, और ब्राह्मणों का और अम्बेडकर का क्या रिश्ता था, बाबा साहब अम्बेडकर का, उस रिश्ते को लज्जाने का कार्य कर रहे हैं जातिगत आरक्षण के पक्षधर, दो कोड़ी के खैराती, उदित राज जैसे नेता। ऐसे तमाम नेताओं को अब जवाब देने की जरूरत है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप जिस व्यवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, जुड़िए, साथ रहिए, एक आइए। आप जिस भी संस्थान के, किसी भी संस्था को आप चलाते हैं, किसी भी दल को आप चलाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नॉन पॉलिटिकल पार्टी को आप चलाते हैं, किसी भी बड़े से बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण समाज की बात, हिंदू समाज की अगर बात आती है तो अपने समाज और अपने धर्म की रक्षा के लिए एक छत के नीचे आ जाए। जब हम एक छत के नीचे आएंगे तभी ऐसे खैरातियों को जवाब दे पाएंगे, तभी ऐसे खैरातियों को हम इस बात का एहसास करवा पाएंगे कि जिसके नाम से आप अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हो, वो लोग खुद जागरूक हो गए, वो खुद एक जिम्मेवार नागरिक है इस देश के। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप किसी भी संस्था के अध्यक्ष हैं, किसी भी संस्था के कितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नॉन पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पद पर है, लेकिन जब ब्राह्मण समाज की बात आती है, जब हिंदू समाज की बात आती है, जब राष्ट्र के विकास की और राष्ट्र को अखंड रखने की बात आती है, तब हम एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे खड़े होकर
जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता के जय घोष के साथ इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए प्रबल मजबूती से खड़े रहेंगे। जब हम हमारी आंखों से आंखें डालकर जब ऐसे खिरातियों से बात करेंगे, तब ऐसे खिरातियों की औकात नहीं होगी कि वो ब्राह्मण समुदाय नहीं, हिंदू धर्म के साथ साथ इस देश के ऊपर भी किसी भी तरह से आवाज उठा सके, इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की बात रख सके। इसलिए मेरा आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने पिछले 24 घंटे में एक छोटे से अदने से एक कार्यकर्ता को, मेरे जैसे एक व्यक्ति को शिखरता के मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया और मेरे उस ट्वीट को इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अब ब्राह्मण समाज एक हो चुका है, अब हिंदू समाज जो है वो एकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, एकता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एहसास जो है वो कायम रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से मेरे सर पर आप अपना आशीर्वाद और भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।